आपने किसी एक लड़की को 16-17 साल की लड़की को सीलिंग से नंगा लटका रखा है और वहाँ पर कई 100 लोग मौजूद हैं जो इसे देख रहे हैं, उसे जो मानसिक आघात पहुँचा, जो उसको मेंटल ट्रॉमा गुजरा, उसका कोई भी मतलब कोई बराबरी नहीं कर सकता। कि कहते थे कि वहाँ पर एक औरत रहती थी जो काला जादू किया करती थी। जब गांव के लोगों को ये पता चला कि वो औरत वहाँ पर ब्लैक मैजिक कर रही है और इस तरह के कुछ मैल फंक्शंस कर रही है, तो उसकी लिंचिंग कर दी गई। लोगों ने उसे मारकर उसी पुराने फोर्ट के कुएं में फेंक दिया। तब से ऐसा माना जाता है कि उस कुएं और उस फोर्ट के आसपास उस औरत की आत्मा घूमती है। भूत की स्टोरीज हम सबको ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और साथ में जितनी इंटरेस्टिंग लगती है उतना ही डर भी लगता है। तो इसलिए मैंने चूज़ करा कि हमारे पॉडकास्ट के फर्स्ट गेस्ट शुड बी जय अलानी, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वी हैड अ वेरी हैवी सेशन विद हिम जिसमें उन्होंने बहुत सारे मिथ बस्ट करे जो हमारी सोसाइटी में बहुत स्ट्रांगली प्रिवेल करते हैं। मुझे पर्सनली बहुत सारे इंसाइट्स मिले उनसे और आई एम श्योर आफ्टर दिस पॉडकास्ट सोसाइटी को एक बेटर आउटलुक मिलेगा कि घोस्ट स्टोरीज एक्चुअली क्या होती हैं। सो आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट अ लॉट। सो कम विद मी, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो वेलकम मिस्टर जय अलानी, द मोस्ट ऑथेंटिक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऑफ इंडिया। Well, thank you so much. I like the word authentic. But yeah, I'm super excited for this particular episode because हम बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ जाने वाले हैं आपकी सारी घोस्ट स्टोरीज को लेकर। आर यू रेडी फॉर इट? Absolutely. So let's dive in. So firstly, congratulations because you got married recently. Thank you. And I'm sure कि everything is fantastic. Very well. Fantastic. Yeah. So because of the kind of profession you are in, how hard it was for you to convince your wife's parents and for the wife firstly? नहीं, मेरी वाइफ को तो मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को करीब 15 सालों से जानते हैं। ओह ग्रेट। वो एक डॉक्टर हैं, मैं एक अलग प्रोफेशन में हूँ, तो हम दोनों में ये एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि वो अपना प्रोफेशन पैशनेटली फॉलो करें और मैं अपना प्रोफेशन पैशनेटली फॉलो करूँ। लेकिन क्या मुझे किसी और को कन्विंस करनी पड़ी? मुझे मेरी वाइफ को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया को कन्विंस करना पड़ा। उनके पेरेंट्स को, उनके भाइयों को, उनकी बहनों को, उनके और परिवार वालों को, उनके घर के कुत्तों को, उनके घर की कुर्सियों को, उनके पूरे घर के मकान के पिलर्स को, बिजली को, नौकर को, गाड़ियों के टायर को, सबको कन्विंस करना पड़ा कि भैया ऐसा है कि प्लीज़ मान जाइए। तो जैसे अभी हम शादी की बात कर रहे थे, शादी जैसी चीज़ों में बहुत इंडिया में कॉन्सेप्ट फेमस है वशीकरण। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? मेरी शादी की बात चल रही थी, मुझे टाइम लग रहा था कन्विंस करने में। तब मैंने सोचा क्यों ना कि मैं वशीकरण का इस्तेमाल करके अपने जो माता पिता हैं उनके या जो घर वाले हैं उनको अपने कब्जे में ले लूँ। और ऐसा हो गया। मेरा वशीकरण चल गया। नहीं, ये सब कोरी कल्पनाओं का हिस्सा है, कहानियाँ हैं ये सब। जैसा मैंने कहा कि इतना आसान होता तो मज़ा ही नहीं आ जाता। मतलब हर कोई अपने मन पसंद वाले इंसान से शादी कर रहा होता या उसे अपने वश में करके जो भी चाहे वो कर रहा होता। अल्टीमेटली गोल तो ये वशीकरण बेचने वालों का यही होता है। वो क्या कर रहा है ना कि वशीकरण, ज़्यादातर जो वशीकरण स्पेशलिस्ट हैं वो मर्दों की सेक्स ड्राइव के ऊपर खेल रहे हैं कि ये करो तो तुरंत हासिल हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं इस दुनिया में जो कई और तरीके आजमाते हैं। तो वशीकरण इज लाइक टोटली अ फेक थिंग। जैसा मैंने कहा, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लैक मैजिक। सो जब मैं ब्लैक मैजिक में ही नहीं मानता तो वशीकरण में तो मैं क्या ही मान लूँगा। बट ये कितना गलत है। दिस इज प्रमोटिंग रेप इन अ सेंस। दिस इज नॉट ओनली प्रमोटिंग रेप, इसकी वजह से रेप हो रहे हैं। आप किसी वशीकरण स्पेशलिस्ट को फ़ोन कर लो और उनसे बात करो, उनको बोलो कि भाई क्या प्रोसेस है। अल्टीमेटली घुमा फिरा के वो आपको ये बताएंगे कि उस लड़की को कुछ खिला दो, कुछ पिला दो। ज़बरदस्ती करो उसके साथ। जब तक तुम उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे तुम दोनों की आत्माओं का मेल नहीं होगा। दे आर नॉट ओनली हेवली प्रमोटिंग रेप बट बिकॉज ऑफ इट रेप हैपेंस। और अगर आपको इस समाज, और जब मैं इसकी बात करता हूँ तो लोग उसको धर्म से जोड़ देते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि आप एक ऐसे खराब चीज़ को धर्म से जोड़ दिया आपने कि ये तो संस्कृति है, ये धर्म है। ये संस्कृति, ये धर्म है। ये कौन सा धर्म है भाई?
और ये कौन सी संस्कृति है, सॉरी ये ना ये संस्कृति है ना ये धर्म है, और अगर आप इसको संस्कृति और धर्म से जोड़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं पता है संस्कृति और धर्म के बारे में। तो ये तो है, लेकिन आप इसको अनदेखा कर रहे हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। अब तो वशीकरण के प्रोडक्ट बिकने लगे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। अच्छा, आपको पता है? नहीं। मैं आपको फोटोज दूंगा। वशीकरण काजल, वशीकरण अंगूठी, वशीकरण लिपस्टिक, वशीकरण अगरबत्ती, ऐसी कई तरह के वशीकरण के प्रोडक्ट आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पर ऑनलाइन देखने को मिलेंगे। सो अब आप समझ जाइए कि जिस चीज़ को आपको बहुत पहले रोक देना चाहिए था, ख़त्म कर देना चाहिए था, उसे आपने बढ़ा के यहाँ तक पहुँचा दिया है कि अब वो प्रोडक्ट के तौर पे आपके सामने है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जैसे हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग होती है, वैसे हर स्टेट में भूतों के नाम भी अलग होते हैं, विच इज़ रियली अ फनी थिंग। तो फॉर द ऑडियंस कैन यू डिकोड कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, व्हाट इज़ द रोल, हाउ डू यू डिफाइन अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर? इट्स क्वाइट सिंपल, ज़्यादा टफ भी नहीं है। देखिए, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के दो पहलू हैं। एक वो जो ज़्यादातर जनता जानती है, मतलब मैक्सिमम पीपल नो अबाउट इट, इंटरनेट पे फ्लोटेड है और बाकी जगहों पर है, मूवीज़ में हमने देखा है, और डिफरेंट रोल्स होते हैं उसके। सो बेसिकली वो जो फ्रेम है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का, उसके हिसाब से ये वो इंसान होते हैं जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं, जिनके पास मैजिकल थॉट प्रोसेस होता है, जिनके पास कुछ मशीन्स एंड टूल्स होते हैं, जिनके पास एक विजन होता है, मतलब वो आंख बंद करके एक विजन देख सकते हैं जिससे वो दूसरी दुनिया में बात कर सकते हैं। या कोई एक इंसीडियस फिल्म जैसा एक रेड डोर होता है जिसका दरवाज़ा खोल करके वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और ये सब करके वो लोगों को भूत प्रेतों के अटैक से बचाते हैं या उनसे बातें करते हैं। अक्सर कम्युनिकेशन करते हुए आपने कई यूट्यूब वीडियोस पर देखा होगा कि वो मशीन लगाते हैं और वो उनकी आपस में एक चर्चा हो जाती है। सो दूसरा जो पहलू है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का, विच इज़ द कोर, कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का काम ये था दुनिया के इतिहास में शुरुआत में, कि उनका काम बेसिकली था कि दुनिया से अंधविश्वास को ख़त्म करना। तो वो क्या करते थे कि जब भी किसी जगह पर कोई झूठी कहानी या मिथ या भूत प्रेतों से रिलेटेड कोई अंधविश्वास फैलता था, तो उनका काम ये था कि वो पूरी तरीके से फील्ड पर जाएं और जाने के बाद एक प्रोसेस के थ्रू उस मिथ को ब्रेक करके उसकी रियलिटी लोगों के सामने रख दें। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदला, जैसे जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हुआ, तब से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस एक मनी मिल्किंग मशीन बन गया या फेम मिल्किंग मशीन बन गया। तो इसके बाद लोगों ने क्या किया कि इसके ऊपर टेलीविज़न शोज़ बनाए। अब एक टेलीविज़न शो तो एक फिक्शन होगा, अर्ली 90s में यूएस में इस तरीके के शोज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और वहाँ से शुरुआत होती है इसके अडेप्टेशन की पूरी दुनिया में। So now coming to the question कि which is the scariest moment of your entire career, जो आपने फेस करा हो जिसके बाद like something really scary? I was investigating a fort near Mumbai, विरार इलाके में, और that was the first time जहाँ पर मुझे पहली बार एक सांप ने काटा था। तो उस फोर्ट की कहानी कुछ इस तरीके से है कि कहते थे कि वहाँ पर एक औरत रहती थी जो काला जादू किया करती थी। उसी फोर्ट के पीछे एक छोटा सा गांव है। जब गांव के लोगों को ये पता चला कि वो औरत वहाँ पर ब्लैक मैजिक कर रही है और इस तरीके के कुछ मैल फंक्शंस कर रही है, तो उसकी लिंचिंग कर दी गई। लोगों ने उसे मारकर उसी पुराने फोर्ट के एक कुएँ में फेंक दिया। तब से ऐसा माना जाता है कि उस कुएँ और उस फोर्ट के आसपास उस औरत की आत्मा घूमती है, क्योंकि उस फोर्ट में बहुत ज़्यादा सांप है। मतलब वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको स्नेक लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो लोग ये मानते हैं कि वहाँ के सांपों को वो कंट्रोल करती है। शी कंट्रोल्स द एंटायर स्नेक थिंग। सो आई वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द फोर्ट। इट वॉज अराउंड 1:30 or 2 o'clock in the night एंड मैं अलग अलग जगहों से होकर गुजर रहा था। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, और उसी कुएँ के पास जो मेन सेंटर है वहाँ का, उसी के पास इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पहली बार एक सांप ने काटा था। तो मुझे पता भी नहीं चला कि एक स्नेक बाइट हुई है। जब मुझे टिंच हुआ कुछ, तो मैंने पीछे मुड़ के नीचे देखा तो वहाँ पर एक सांप था। इट वाज अ रैटल स्नेक। सो वहाँ पर मुझे डर लगा था। क्या मुझे डर उस औरत से लगा या उसके भूत से लगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे डर लगा कि यार मैं एक ऐसे जंगल के बीच में हूँ जहाँ से शायद 100 किलोमीटर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है। होगा भी तो मैं नहीं जानता, बिकॉज मैं वहाँ का लोकल नहीं था।
उसके ऊपर से मुझे एक दुनिया के शायद, मुझे रैंकिंग तो नहीं पता, लेकिन शायद दूसरे सबसे जहरीले सांप ने काटा है। अच्छा। यानी कि जितना मुझे पता है, मेरे पास शायद 50 मिनट्स या 1 घंटा या 2 घंटा है जब उसके जहर के न्यूरोटॉक्सिन्स मुझ पर असर करना शुरू कर देंगे। अब मैं वहाँ पर बैठ गया कि अब करना क्या है। तो वहाँ पर मेरे पास 2 चॉइसेस थी। एक, वहाँ मैं बैठ करके अपनी मौत का इंतज़ार करता, और दूसरा कि मैं उठता, बाहर निकलता और कुछ कोशिश करता। तो मैंने कोशिश की, मैं वहाँ से बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर निकला, थैंकफुली वहाँ पर मुझे एक ऑटो वाला मिल गया। अब ये अपने आप में एक मिरेकल के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि उस इलाके में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, 7, 8, 9 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं आता जाता। और वहाँ पर एक सडनली एक ऑटो रिक्शे वाले का मिलना जो शराब पी करके अपने ऑटो में सो रहा था, इट वॉज मे बी अ मिरेकल। मैंने उसको अपनी पूरी बात बताई और उसने कहा कि ठीक है, आपको मैं नियरेस्ट हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो इमीडिएटली मुझे नियरेस्ट हॉस्पिटल ले गया। जहाँ तक मुझे याद है, हम शायद 15 मिनट में पहुँच गए थे, तो शायद वो अस्पताल पास में ही रहा होगा। वहाँ पहुँचते ही मुझे एंटीवेनम दिया गया एंड समहाउ आई गॉट सेव्ड। सो डर इन चीज़ों का होता है। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मेरे ये दोनों पैर टूटे हुए हैं, दोनों शोल्डर्स डिसलोकेटेड हैं, 2 बार सांप काट चुके हैं, 3-4 बार पुलिस उठा कर ले गई है, कई बार गुंडों ने हमला किया है। छोटे मोटे कीड़े काट लेना या स्किन इन्फेक्शंस हो जाना, ये बहुत ही आम बात है मेरी लाइफस्टाइल में। सो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ख़तरा है, लेकिन अलग चीज़ों से। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या किसी हॉन्टेड लोकेशन पर आपने कभी सामने से भूत देखा है, तो नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि लड़कियों पे, औरतों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है बिकॉज ऑफ ऑल दी सुपरस्टिशंस जो हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में हैं, जिनके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज इन लोगों के बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ऐसे इंसिडेंट्स आपने भी बहुत सारे देखे होंगे। सो एनी वन सच इंसिडेंट जिसमें आपको बहुत हेल्पलेस फील हो कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड यू आर सीइंग इट बट यू आर हेल्पलेस एंड यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये तो है। आई मीन हमारे समाज में अंधविश्वास, जब मैं कहता हूँ, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही कि ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन सिर्फ बिल्ली का रास्ता काटना और नींबू मिर्ची लटकाना नहीं है। ऐसे सुपरस्टिशंस मौजूद हैं जिनकी वजह से लोगों को नुकसान पहुँचता है। एंड ख़ासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो कई तरह के बलात्कार उनके साथ होते हैं, कई तरह के लोग करते हैं। बाबा, तांत्रिक, औगड़, ओझा, पीर, मौलवी, आप जो भी कह लें। अगर आप इसको धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान जब अपनी कमज़ोरियां नहीं छुपा पाता तो वो दूसरों की कमज़ोरियों पर वार करना सीख जाता है, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि वो ताकतवर है। तो अंधविश्वास के मामले में भी यही होता है। जब लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना कि भाई मेरे समाज में अंधविश्वास है, और ऐसा अंधविश्वास है जो लोगों को मार रहा है, औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, जब वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तब वो इसको धर्म से जोड़ करके किसी तरीके से देख लेते हैं कि भाई ये तो गलत बात है वगैरह वगैरह। एक बात मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और मैंने पहले भी ये बात कही है कई जगहों पे, कि जब आप अपने पापों पर धर्म का पर्दा डाल देते हो ना, तो वो पुण्य बन जाते हैं। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो हमारे समाज में ऐसे कई अंधविश्वास हैं जो लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, ख़ासकर महिलाओं को। हज़ारों बलात्कार होते हैं, और ना सिर्फ लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, वृद्ध महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, जो पर्टिकुलरली अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, गॉडमैन, ऐसे लोगों के ज़रिए हो रहे हैं। लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं। कई लोगों की बलियां दी जाती हैं। कई और तरीके के अंधविश्वास में महिलाओं को मंदिर में आने से रोकना, या कुछ और ऐसी कई प्रथाएं हैं हमारे देश में जो चलती रहती हैं। क्या मैं कभी ऐसे इंसिडेंट से गुजरा हूँ? तो हाँ, कई बार गुजरा हूँ। मेरे सामने ऐसे कई केसेस आए हैं जब मुझे लगा हो कि मैं इसमें हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज़ अ सोशल नॉर्म। और हकीकत यह है कि मैं चाहे कितना भी एक सोशल रिफॉर्मेशन की बात कर लूँ, पर हकीकत तो ये है कि मुझे डर लगता है। जिस तरीके का ये समाज है, आई एम सॉरी टू से दिस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री, बट देयर इज़ अ सेगमेंट जहाँ पर सच बोलना गुनाह है, जहाँ पर अगर आपने सच बोला तो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपको मार भी देंगे। और ऐसा हमने पहले भी देखा है। नरेंद्र दाभोलकर एक
एक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ कई तरह की आवाज़ें उठाई थी महाराष्ट्र में, एंड फाइनली उनकी हत्या कर दी जाती है। तो जब मैं इन चीज़ों के बारे में खुलकर बात करता हूँ तो मुझे डर भी लगता है, क्योंकि देखिए मेरा देश तब तक है, मेरा समाज तब तक है जब तक मैं हूँ। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो मैं कोई बदलाव तो क्या ही ला पाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं और आप इनसे आप इनसे मना नहीं कर सकते, आप इनको दरकिनार नहीं कर सकते कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ऐसे कई केसेस आते हैं हमारे पास, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही अगर आपने कुछ किया तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर सोसाइटी जो आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं झारखंड के कुछ एरियाज़ में था जहाँ पर मुझे विच हंटिंग के काफ़ी ज़्यादा केस दिखे। वहाँ पर उन महिलाओं के ऊपर कई तरह के हमले किए गए, उनमें से जो बच गई, जो ज़िंदा बच गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर काट दिया गया, किसी को और किसी मतलब एक ग्रुप ने उनका बलात्कार करके उनको कहीं समाज से बाहर निकाल दिया, आज वो कहीं रह रही हैं। ऐसे कई महिलाओं से मैं मिला, और जब मैं उनसे मिलता हूँ या मेरी बातचीत होती है तो वो आपके सामने असल में गिड़गिड़ा रही होती हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमें किसी तरीके से इंसाफ दिला दो, हमें वापस उस जगह पहुँचा दो जहाँ हम थे। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने किसी तरीके से इन महिलाओं को समाज में बराबरी देने की कोशिश की तो समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। तो तभी मैं ये कहता हूँ कि जब बात आती है ना फेमिनिज्म की, एक जो फेमिनिज्म का पूरा कल्चर हमारे इंटरनेट पर इस वक्त फैला हुआ है, तो फेमिनिज्म जो है वो पहुँचता नहीं है जहाँ पे ज़रूरत है। इंटरनेट पे है, उन लोगों के पास है जिन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा फेमिनिज्म जो वाकई फील्ड पे रह करके कई औरतों के लिए काम कर रहा हो, ये एब्सेंट है। एक और ऐसा इंसिडेंट आया था मेरे सामने जब मैंने एक लड़की का एग्जॉर्सिज्म होते हुए देखा था। अच्छा। फाइनली उसकी मौत हो गई, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जब इस तरीके का कोई एक माहौल बनता है तो वहाँ पर कई तरह के लोग मौजूद होते हैं। एक पूरी सोसाइटी होती है, एक ग्रुप होता है जो उस चीज़ में एक फर्म यकीन रख रहा होता है, और वैसे सिचुएशन में अगर आपने उनके बिलीफ के खिलाफ कुछ बोला तो वो पूरी तरीके से आपके अगेंस्ट टर्न हो सकता है। और पर्टिकुलर एरियाज़ में इनमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर सकता, एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स तो इसमें इन्वॉल्व है ही है। बिकॉज अगर आप एक्शन लेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन होगा जिसका वो वोट बैंक होगा, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका वोट बैंक उसे टूटे। तो कई बार इस तरह के एक्शंस को पूरी तरीके से दरकिनार करके अवॉइड कर दिया जाता है कि यार ये बकवास है। तो जैसे आपने वो देखा तो आपने कुछ हेल्प करने का ट्राई करा या आपने बात करी उस लड़की से? देखिए मेरी बातचीत तो हुई थी, लेकिन एग्जॉर्सिज्म से पहले हुई थी। उसके भाई ने एक्चुअली मुझे बुलाया था, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मैंने हेल्प करने की ट्राई की, नहीं। क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब आप व्हेन आई से, आप अगर देखिए एक होता है कि सोशल हीरो, अगर मैं यहाँ पर अपने आप को एक सोशल हीरो के तौर पे प्रोजेक्ट करूँ कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैं पुलिस के पास गया, मैंने लोगों से बात की, लेकिन अफसोस मैं उसे बचा नहीं पाया, तो ये जो होगा ना ये एक डिप्लोमेसी होगी, ये एक डिप्लोमेसी होगी। आई विल ट्राई टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज अ हीरो हु फेल्ड, विच इज़ नॉट ट्रू। द फैक्ट इज़ कि वैसे सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। आप हाँ, अगर आपने कोशिशें की, दो चार लोगों से पूछ लिया कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या ये ऐसा हो सकता है, आप इसको रोकिए, उसके भाई से बात की, उसके परिवार से बात की, आपने एक दो लोकल पुलिस वालों से बात की, क्या आप ये कर सकते हैं, वो मैंने किया। लेकिन आपको पता है कि आप इसको रोक नहीं सकते। पर ये क्यों हो रहा था, मतलब इसका रीज़न क्या था, ऐसा क्या हुआ जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ये मानना था कि उस लड़की के ऊपर किसी पैरानॉर्मल शक्ति का वास हो चुका है, वो उसे पजेस कर चुकी है, और उसे निकालने का जो है वो एक ही तरीका है कि इसका एग्जॉर्सिज्म किया जाए। और उसका एग्जॉर्सिज्म का जो तरीका है उसे सीलिंग से लटका दिया गया था, उसे नंगा कर दिया गया था, और उसके ऊपर झाड़ू या फिर अलग तरीके से लोग उसे पीट रहे थे और चैंट कर रहे थे, जो भी उनकी पर्टिकुलर चैंटिंग थी। और वहाँ पर वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन वो बाद में जब वो एग्जॉर्सिज्म ख़त्म हो गया तो लोगों ने तो ये मान लिया कि हाँ भाई चलो ये आत्मा निकल गई, या भूत या जिन या जो भी है वो उसमें से निकल गया, वो ठीक है। लेकिन आपने किसी एक लड़की को, 16-17 साल की लड़की को सीलिंग से नंगा लटका रखा है, और वहाँ पर कई 100 लोग मौजूद हैं जो इसे देख रहे हैं, तो उसे जो मानसिक आघात पहुँचा, जो उसको मेंटल ट्रॉमा गुजरा, उसका
कोई भी मतलब कोई बराबरी नहीं कर सकता, मैं उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस दुख को, उस तकलीफ को। एंड यही चीज़ बाद में धीरे धीरे उसे निकल गई। जैसे हम बुरारी वाले केस में भी देख रहे थे, बट उसमें मान लो अगर आप वो साइकोलॉजिकल इशू एक इंसान को था इन द होल फैमिली, तो वो इतना ज़्यादा कैसे एलिवेट हो गया कि दैट पर्सन ट्राइड टू कन्विंस एवरीवन एंड देन ऑल ऑफ देम यू नो लाइक डाइड टुगेदर? ये सवाल मेरे मन में भी है। मैंने इसके ऊपर कई बार कुछ स्टडीज़ और रिसर्च करने की कोशिश भी की। मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक होती है शेयर्ड साइकोसिस। शेयर्ड साइकोसिस एक ऐसी साइकोलॉजिकल इलनेस है जिसमें एक इंसान जो है, जब वो इफेक्टेड होता है तो वो अपने आसपास के लोगों को भी उसी अफेक्शन का हिस्सा बना लेता है। कन्विंस करना या बार बार एक ही बातें करना या उनको कुछ करके दिखाना, किसी तरीके से उनको यकीन दिलाना कि ये सब कुछ हो रहा है। शेयर्ड साइकोसिस के और कई एग्जाम्पल्स आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे। जैसे हम हिस्टीरिया से अगर ऐड कर दें, अगर उसमें हिस्टीरिया, मास हिस्टीरिया, तो ये कई तरह की बीमारियों को जन्म दे देता है। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पर अगर आपको याद हो तो यहीं यूपी में ही झांसी में एक झूला हिल रहा था अपने आप एक पार्क में, वो काफ़ी ज़्यादा एक वायरल न्यूज़ थी। तो लोगों ने अचानक से बता दिया कि भूत ने झूला झूला और ये हुआ और फलाना हुआ। वैसे कई और केसेस हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि एक सीड ऑफ इंफॉर्मेशन किसी एक सोर्स से समाज में इंजेक्ट की गई और वहाँ से वो बना शेयर्ड साइकोसिस। जब लोगों ने उसको फैलाना शुरू कर दिया, देन इट बिकेम अ मास हिस्टेरिया और पूरे समाज ने यकीन कर लिया कि उस झूले पे भूत था। बुराड़ी वाला केस इसी मॉडल का एक एग्जाम्पल हो सकता है, जहाँ पर एक इंसान जो खुद अफेक्टेड था, उसने उसके साइकोसिस में शेयर्ड साइकोसिस आ गया और उसने किसी तरीके से उन लोगों को इंक्लूड कर लिया अपनी टीम में, कन्विंस कर लिया कि हाँ ये सब कुछ होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कि सारे लोग ना इसका हिस्सा बने हों। जो लोग इसका हिस्सा ना बने हों वो मरने से पहले उनको मार दिया गया हो। अच्छा। तो ये भी एक थ्योरी है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन क्या इसमें भूत था? मुझे नहीं लगता। मुझे और बुराड़ी जैसे और कई केस उसके पहले भी हुए, उसके बाद भी हुए हैं। ना वो पहले न्यूज़ में आया था ना बाद में आता है। ओके। आप अपने किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताओ, लाइक कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो आपने करी हो, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, द कंक्लूजन, समथिंग रिलेटेड टू दैट? एक लोकेशन है, मतलब अभी हाल में ही हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल मेमोरी जो है वो बिल्कुल रिफ्रेश है, फ्रेश है मेरे दिमाग में। सो क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले मेरे इंस्टाग्राम पर किसी ने मुझे एक रील भेजी। वो एक क्रिएटर है और उन क्रिएटर ने एक रील बनाई थी कि दिल्ली में एक लोकेशन है, दिल्ली कैंटोनमेंट रोड। ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है जहाँ पर पूरी दिल्ली जाने से डरती है। दिल्ली के कई लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर रात में कई ज़्यादा हादसे हो जाते हैं, ख़ासकर वहाँ पे जो औरत घूम रही है। हालांकि उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि वो काली साड़ी में घूम रही है, कुछ लोग कहते हैं सफ़ेद साड़ी में घूम रही है वगैरह वगैरह। तो जब आप गाड़ी लेकर के वहाँ पर जाएंगे तो वो आपके गाड़ी में बैठ जाएगी, आपको गाड़ी नहीं रोकना है, कई लोगों की जान चली गई है और पूरी दिल्ली वहाँ जाने से डरती है वगैरह वगैरह। ये उन्होंने अपने उस पोस्ट में कहा। एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक बंदा वहाँ घर से निकला, मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसके पीछे आ गई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। तो अब क्योंकि मैं पहले उस लोकेशंस को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन जब मैंने वो रील देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। दुख इस बात का हुआ कि एक इंसान जिसने कभी अपने घर से बाहर भी शायद कदम ना रखा हो ऐसी लोकेशंस एक्सप्लोर करने के लिए, वो पूरी दिल्ली का मुखिया बन के, स्पोक्स पर्सन बन के लोगों को ये बता रहा है कि पूरी दिल्ली वहाँ जाने से डरती है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कोई वहाँ जाने से नहीं डरता। खैर, तो जब ये आया तो मुझे लगा कि मुझे उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैं अब रात में अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ निकल गया। जब मैं उस रोड पर पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे पहुँचा था। संडे का दिन था, मुझे याद है, अभी 2 हफ्ते पहले। तो जब मैं उस रोड पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, खाली रोड है, लाइटें जल रही हैं, आसपास लश ग्रीन एनवायरनमेंट है, कुछ अच्छे घर हैं, एक सड़क है जो अच्छी खासी चौड़ी सड़क है, उस पर ट्रैफिक लाइट जल रही है। कुछ ट्रैफिक लाइट्स जल रही हैं, कुछ दूर बंद हैं, फिर जल रही हैं, जैसा यूजुअली होता है। तो वहाँ पर एक ईरी इन्वायरमेंट तो है। अगर आप उस सड़क पर अकेले खड़े हो जाएं रात में,
12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, तो वहाँ पर आपको ऐसा महसूस तो ज़रूर होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आप अपने अकेलेपन को लेकर के ज़रूर एक बार क्वेश्चन करेंगे अपने आप को। फिर और टाइम गुजरा, बिकॉज मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, कि मैं देखना चाहता था कि टाइम लैप्स किस तरीके का है वहाँ पर, क्योंकि यूजुअली इन्वेस्टिगेशंस में टाइम लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रात के 8 बजे उस लोकेशन का क्या माहौल है और सुबह के 4 बजे क्या माहौल है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एयर क्वालिटी कैसी हो जाती है, एयर कैसी होती है, हवा किस तरफ से बहती है, कौन सी हवा किस तरीके की आवाज़ वहाँ पर पैदा कर सकती है, क्योंकि कई बार जब हवाएं पेड़ों से टकराती हैं तो वो कुछ ऐसी आवाज़ें भी निकाल देती हैं जो हमारे लिए अनसुनी हो जाती हैं, लेकिन वो होती ईरी हैं। क्या वहाँ पर किसी तरीके की वाइल्ड लाइफ है, क्या वहाँ पर रात में किसी और तरीके के लोगों का जमावड़ा लगता है, ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि उस लोकेशन पर मैं 4 बजे तक रुकूँगा, और मैं वहाँ करीब 4:30 बजे तक था भी। अब जब आप एक ऐसी सड़क पर होते हो, यूजुअली इन्वेस्टिगेशंस में क्या होता है, ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में, क्योंकि आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट वो औरत है जो लोगों से लिफ्ट मांग के उनकी गाड़ियों में चढ़ जा रही है और उन्हें हॉन्ट कर रही है। अब आपका टारगेट ये है कि आपको उस औरत को ढूंढना है। पहले 2 घंटे तक तो ये एक स्ट्रेच है 2-3 किलोमीटर का, आप 2-3 किलोमीटर जाते हैं, फिर यूटर्न लेके फिर वापस आते हैं। फिर तो ये स्ट्रेच मैं पहले 1-2 घंटे तक करता रहा, 10 की स्पीड में, 5 की स्पीड में, 20 की स्पीड में गाड़ी को धीरे से रख के, बिकॉज चारों खिड़कियाँ खुली हुई थी। कहानी के अनुसार वो खिड़की के थ्रू आपकी गाड़ी में घुस जाती है, ये पीछे बैठ जाएगी या आपकी बाइक पर पीछे बैठ जाएगी। तो मैं वो स्ट्रेच को पूरी तरीके से कंप्लीट करता रहा, नहीं मिला, मैंने गाड़ी रोकी, फिर मैं पैदल काफ़ी ज़्यादा समय वहाँ पे गुजारा एंड फाइनली मुझे वहाँ पर कुछ मिला। एक कोने में काली साड़ी में लिपटा हुआ झूठ, भूत नहीं, झूठ। ऐसी लोकेशंस पर क्या होता है ना कि जब आप जाते हैं और आप अकेले हैं तो आपके दिमाग में थॉट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपका प्री कंसीव्ड नोशन ऑटोमेटिकली आपको एक थ्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करेगा, एक सेंस ऑफ डेंजर का एहसास करवाएगा, क्योंकि इंसान की ये फितरत है, जब वो अकेला होगा तो वो सेंस ऑफ डेंजर महसूस करेगा। वो तो सड़क है, आप अपने घर में करेंगे। मान लीजिए आपका पूरा परिवार कहीं बाहर गया है, आप रात में अकेले घर में हैं, और जब आप लाइट्स ऑफ करते हैं और जब आप सोने जाते हैं और हल्की सी भी एक आवाज़ होती है कहीं से भी, तो जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग को हिट करता है दैट इज़ अ गोस्ट। इमीडिएटली आप कुछ और सोच सकते हैं, कोई घुस आया, ट्रेसपासिंग हो गई, बिल्ली होगी, चूहा होगा, व्हाटएवर, हवा चली होगी, जो भी है, लेकिन फर्स्ट थॉट वो आपका होता है। तो एक ईरीनेस का एहसास, एक सेंस ऑफ डेंजर का एहसास एक इंसान को होगा जब वो अकेला होगा, और वो कहीं पर भी हो सकता है। वो आपके घर में, उस सड़क में, उस जंगल पर, किसी हॉन्टेड लोकेशन के अंदर, किसी थिएटर में, किसी मॉल में, कहीं पर भी हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक मॉल में हैं, रात को 12 बज चुके हैं, मॉल बंद होने वाला है, पूरा मॉल खाली हो चुका है, और आप अकेले वॉशरूम में मौजूद हैं उस मॉल में, और शीशे में आप खुद को देख रहे हैं। आपको तभी भी एक सेंस ऑफ डेंजर का एहसास होगा, क्योंकि ये इंसान की नेचुरल फितरत है। उसे इस तरीके से सोशली प्रेजेंट करना कि पूरी दिल्ली के लोग जाने से डरते हैं और पूरी दिल्ली के लोग घबरा रहे हैं और कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई हादसे हुए, कहाँ हुए हैं, कहाँ हैं ये रिपोर्ट्स? किसने रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ पर ये हादसा उस काली साड़ी वाली चुड़ैल की वजह से हुआ है या सफ़ेद साड़ी वाली औरत की वजह से हुआ है? वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो आदमी कहाँ है जिसका हवाला देते हुए आपने कहा कि वो बाइक पार कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, हड्डियाँ टूट गई, वो कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आके बोल रहा कि मुझे एक चुड़ैल वहाँ पर दिखी थी? ये सब नॉनसेंस बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, लेकिन यूजुअली इन्वेस्टिगेशंस का ना एक प्रोसेस होता है, और जब हम वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ कि नहीं भाई भूत होते ही नहीं, होते होंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं दिखे। So as we come to the end of the whole conversation, I guess जो मैंने बोला था कि you are the most authentic paranormal investigator, that's there, but उसके साथ I want to attach a term mythbuster, because वो तो बहुत ही ज़्यादा prominent था in the whole session. So what is your experience about the reality? Oh, it has been fantastic, and it goes by its name, reality. I absolutely loved to be here, and of course अगर सब कुछ सही रहा तो दोबारा मिलेंगे। Definitely we'll shoot a part 2 of the whole conversation. Until then, keep running behind the ghost. I hope season 2 तक आपको कोई ना कोई भूत ज़रूर मिल जाए। So thank you so much. ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये एक बिगनिंग है मेरी यूट्यूब जर्नी की, और जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो आपका एक छोटा सा रिव्यू या एक फीडबैक मेरे को वो वैलिडेशन देगा अबाउट ऑल ऑफ दिस। इंस्टाग्राम पे यू गाइज हैव सपोर्टेड मी अलॉट, सो आई एक्सपेक्ट कि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब या शेयर कैन मीन अलॉट टू मी। सो मेक श्योर कि आप अपना रिव्यू ज़रूर दो, और आप ये भी बताओ कि आप किस टाइप के गेस्ट देखना पसंद करोगे। इंडिया में बहुत कम ऐसे शोज़ हैं जो वुमेन लेड हैं, और इसी चीज़ को हम चेंज करना चाहते हैं। आई रियली वांट दिस टू बी अ टॉप पॉड विच इज़ अ वुमेन लेड पॉड। तो आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप के गेस्ट देखने हैं, ऐसी घोस्ट स्टोरीज़ वाले गेस्ट और देखने हैं, या यू वांट टू गो मोर ऑन द बिजनेस साइड और on the film industry side. Whatever it is, I'm open to all suggestions. Let me know, and I hope you enjoyed it. Thank you.